इस वीडियो में हम वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ज़्यादातर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक में वीक होते हैं, तो इसलिए वो आंसर्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो इन एमसीक्यूज को हम देखते हैं। पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है? A mixture consists of 40% positive tartaric acid and 60% negative tartaric acid. The mixture rotates plane polarized light. अब किसी भी मिक्सचर में जब दोनों ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंपाउंड की रेशो जब बराबर होती है तो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होती है। एक जो है वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और ओवरऑल इफेक्ट नील होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, एक जो है वो आपके पास 60% है और दूसरा 40% है। तो अगर आप इनको माइनस कर देते हैं तो 60 माइनस 40 जो है ये आपके पास 20 आ जाता है। अब 20% आपके पास जो नेगेटिव टार्टारिक एसिड है वो ज्यादा है। नेगेटिव साइन मीन्स रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो चूंकि नेगेटिव जो है वो 20% ज्यादा है तो हमारा जो मिक्सचर होगा वो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें हमने ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। First option says that SN1 and E1 are one step reactions. SN1 और E1 जो है वो एक स्टेप रिएक्शन है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि SN1 और E1 दोनों ही टू स्टेप रिएक्शंस हैं। फिर है SN2 एंड E2 आर वन स्टेप रिएक्शंस, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि SN2 और E2 दोनों जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं। सी ऑप्शन में आपके पास E1 और E2 के बारे में लिखा है कि वन स्टेप है, और डी के बारे में SN1 और SN2 जो है इनके बारे में लिखा है कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, तो ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हैं। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने की एक ट्रिक ये भी है कि जब आपको करेक्ट आंसर मिल जाए तो आप बाकी को पढ़कर उनमें कंफ्यूज ना हो, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको कंफर्म है कि ये ऑप्शन ठीक है तो आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। उससे फिर क्या होगा कि जो टाइम आपके पास सेव हो जाएगा उसको आप दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें ज़्यादा क्रिटिकल होगा, उसमें आप वो टाइम लगा सकते हैं। The next question says the carbon atom in form aldehyde is. ये पूछा है कि फॉर्म एल्डिहाइड में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसके लिए पहले आपको फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मूला जो है HC डबल बॉन्ड OH है। अब जैसी आप ये फॉर्मूला लिख लेते हैं तो देखते ही आपको पता चल जाता है कि कार्बन जो है उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है चांसेस के ये हैं कि उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज sp2 hybridized. RCN gives dash when it is reacted with lithium aluminum hydride. RCN जो है वो नाइट्राइल ग्रुप है। इसमें ये पूछा है कि अगर आप उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा। अब कुछ जो लोग होते हैं उनको ऑर्गेनिक रिएक्शंस अच्छी तरह से याद नहीं हो पाते, या उनको वो कॉन्सेप्ट समझने में ज़रा मुश्किल होती है, या ज़्यादा रिएक्शन होने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रिएक्शन में क्या था या उस रिएक्शन में क्या था। तो आप सिंपल ट्रिक्स जो हैं वो रिमेंबर करके ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अब देखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन वो कंपाउंड जो किसी भी दूसरे कंपाउंड में को रिड्यूस कर दें। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब भी रिडक्शन की बात आती है तो रिडक्शन को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये क्या करेगा कि RCN को ये हाइड्रोजन देगा। अब हाइड्रोजन को वो कहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसके लिए आप इसका फॉर्मूला लिखें RC ट्रिपल बॉन्ड N। रिडक्शन में क्या होगा कि जो दो पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। अब जब दो पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगी तो इस कार्बन की वैलेंसी डिससेटिस्फाई हो जाएगी।
कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब इसके 2 बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएंगे तो इसके 2 बॉन्ड हैं और 2 नहीं होंगे, तो वो 2 बॉन्ड कैसे वो अकोमुलेट करेगा या कैसे उसको पूरा करेगा अगर ये 2 जो है हाइड्रोजन गेन कर ले, तो ये हो जाएगा CH2। अब जब हमने ये 2 पाई बॉन्ड खत्म कर दिए तो यहाँ पर क्योंकि जिस तरह कार्बन के बॉन्ड खत्म हुए हैं इसी तरह नाइट्रोजन की भी वो 2 बॉन्ड खत्म हो गई। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसका एक बॉन्ड सिर्फ रह गया है जो कार्बन के साथ है और 2 बॉन्ड खत्म हो गए हैं, तो वो कैसे फुलफिल होंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि रिडक्शन हो गई है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की वजह से नाइट्राइल रिड्यूस हो गया है। अब जो क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछा है उसमें उन्होंने ये पूछा है कि नाइट्राइल जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो वो क्या देंगे आपको, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, या रिएक्शन नहीं होगा। तो इस कंपाउंड को आप देखें, दिस इज अ प्राइमरी अमीन। किस तरह से ये प्राइमरी अमीन है कि जो नाइट्रोजन है अमीन का वो फर्दर एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, ये आपका ये अल्काइल ग्रुप हो गया और साथ में 2 हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए हैं, तो इस तरह का जो कंपाउंड है ये हमारा प्राइमरी अमीन कहलाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पेरिडीन के बारे में पूछा है कि ये क्या है। मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, इससे पहले आपको पेरिडीन का फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए कि वो क्या है। पेरिडीन जो है वो बेंजीन की तरह का मॉलिक्यूल है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि एक कार्बन की जगह यहाँ पर आपके पास एक नाइट्रोजन है और बाकी 5 जो है वो कार्बन है, और बीच में इसी तरह बेंजीन की तरह ही इसमें डबल बॉन्ड्स हैं 3। अब इसके ऑप्शंस हम देखेंगे कि कौन से ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड मींस एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम मौजूद है, मींस हेट्रो एटम। तो ये ऑप्शन आपके पास ठीक है क्योंकि ये जो है हेट्रो साइक्लिक भी है और एरोमेटिक भी है क्योंकि इसमें आपके पास बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। The first option is correct. SH is the functional group present in organic molecules known as, फंक्शनल ग्रुप के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि SH जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या कहते हैं। तो SH जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होगा उसको बोलते हैं थायोल्स। तो द करेक्ट आंसर इज डी। यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डैश आर द सल्फर एनालॉग्स ऑफ अल्कोहल, कौन से कंपाउंड है जो अल्कोहल्स के सल्फर एनालॉग्स हैं। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखिए अल्कोहल जो है वो ROH इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब अगर O को रिप्लेस करके इसकी जगह हम S लगा दें तो ये RS हो जाएंगे, जिनके बारे में हमें अभी बात की कि इसको थायोल्स बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि डैश आर द सल्फर एनालॉग्स ऑफ अल्कोहल, की कौन से कंपाउंड्स हैं वो जो अल्कोहल के सल्फर एनालॉग्स हैं, मींस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसकी जगह सल्फर लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन भी बी थायोल्स है ये। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू सेज that the electrophile in the aromatic sulfonation reaction of benzene is, aromatic सल्फोनेशन जो है बेंजीन की उसके बारे में पूछा है कि उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो जितनी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि जो आपके पास कैटलिस्ट डलता है और जो मेन रिएजेंट होता है वो आपस में रिएक्ट करके पहले एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं और उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ फर्दर बेंजीन रिएक्ट करता है। तो सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट इज SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज, इस एमसीक्यूज में आपको मुख्तलिफ जो हैं वो ग्रुप्स दिए गए हैं और ये पूछा है कि इसमें से मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन सिर्फ बेंजीन या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। कुछ ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आपने फिर ये बात याद रखनी है कि जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास NH2 है, NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो इसीलिए ये जो है ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। OCH3 में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। OH जो ग्रुप है इसमें भी देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सिर्फ एक ग्रुप हमारे पास रह गया है COH। अब यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, लेकिन असल में ये जो ऑक्सीजन है वो रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच नहीं है। इस तरह आपके पास रिंग होगा, तो रिंग के साथ क्या है कि कार्बन लगा हुआ है और कार्बन के आगे फिर C डबल बॉन्ड O और OH इस तरह से लगे हुए हैं, तो इनका जो लोन पेयर है वो रिंग की तरफ डोनेट नहीं हो सकता, बल्कि ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The next MCQ says which one of the following reducing agent reduces the aromatic nitro compounds to amines। ये पूछ रहे हैं कि जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, मींस बेंजीन है और उसके ऊपर NO2 लगा हुआ है इस तरह से, तो इसमें से कौन सा रिएजेंट है जो इस NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 में इस तरह से। तो ये जो रिएजेंट है ये आपने खास तौर से याद रखना है कि इस रिएक्शन के लिए जो चीज यूज होती है दैट इज टिन एंड HCl। So the option A is correct. The alcohols with greater reactivity with respect to the cleavage of the OH bond is। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास रिएक्टिविटी जो है किस ग्रुप की ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द OH बॉन्ड, तो इसके लिए आप अल्कोहल को लिख लें। लेट सपोज आपके पास मेथनॉल है, तो जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ये OH बॉन्ड है। अब जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेट्रो एटम्स मतलब दो मुख्तलिफ एटम्स जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क होता है, उसमें जब बॉन्ड टूटता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ले लें। चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो इस तरह से होगी CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब अगर आप कोई भी अल्कोहल ले लें, जो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, मिथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, इन सब में इस तरह का आयन बनेगा और इसको बोलते हैं एल्क ऑक्साइड आयन। इसको सेकेंडरी अल्कोहल्स वाले में ले लें, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स में जो बनेगा वो इस तरह से होगा CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर O नेगेटिव। अब यहाँ पर चक्कर क्या है कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस तरफ, ये वाला मिथाइल भी करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट इस तरफ। अब जब इसने इसके डोनेट कर दिए हैं तो इस वाले कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो अपने पास तो रखेगा नहीं, वो आगे और देगा किसी को, तो ये ऑक्सीजन की तरफ इसको डोनेट कर देगा। अब क्या हो रहा है कि ऑलरेडी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और उसकी तरफ मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाकी ग्रुप्स डोनेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये इसको अनस्टेबल कर रहे हैं। अब जब भी आपके पास रिएक्शन होता है और ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट वाली साइड पे जो चीज़ बन रही है अगर वो स्टेबल होगा
तो तभी रिएक्टेंट वाली साइड पे जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और आपको वो प्रोडक्ट देगा। लेकिन वो प्रोडक्ट अगर स्टेबल नहीं है तो रिएक्टेंट जो है वो कोशिश करेगा कि वो अपनी हालत में ही रहे, क्योंकि वो अपनी हालत में फिर ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पर किस्सा कुछ इस तरह से है कि जब आपके पास ये मिथाइल ग्रुप जब ज़्यादा होते जाएँगे, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएँगे इस नेगेटिव आयन की तरफ और इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ाएँगे। जितना वो अनस्टेबल होगा, तो उतना जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो कोशिश करेगा कि वो आयन ना बनाए। तो जो टर्शियरी अल्कोहल में एल्क ऑक्साइड बनेगा वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ पर 3 जो है वो ग्रुप्स हैं जो डोनेट करेंगे लाइक दिस। ये CH3 है, C यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। 3 ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ डोनेट कर रहे हैं, तो इसकी अनस्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। जबकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें 2 ऐसे मिथाइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल में जो होगा वो एक अल्काइल ग्रुप होगा और मिथाइल अल्कोहल में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। तो जो मेथ ऑक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें अल्काइल ग्रुप सबसे कम है, इसीलिए ये आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। जो OH ग्रुप जो है वो मेथाइल अल्कोहल में ज़्यादा आसानी से ब्रेक होके आपको ये कंपाउंड देगा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि द अल्कोहल विद ग्रेटर रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द क्लीवेज ऑफ इट्स OH बॉन्ड, कह रहे हैं कि OH बॉन्ड के टूटने के लिहाज से कौन सा जो अल्कोहल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ज़्यादा रिएक्टिव द आंसर विल बी मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल का जो एल्कोऑक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। Now coming to question number 11, it says the reagent which is used to distinguish between aldehydes and alcohols. एल्डिहाइड और अल्कोहल्स में फर्क करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है? So the compound is D2,4-dinitrophenoyl hydrazine। इसके साथ रिएक्शन पर हम एल्डिहाइड और अल्कोहल्स में फर्क कर सकते हैं। Question number 12. Which one of the following will not give iodoform test on reaction with I2NaOH? कह रहे हैं कि I2NaOH के साथ रिएक्शन करने पर कौन जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो तमाम वो कंपाउंड्स देते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ जो है CH3 लगा हुआ हो। इस तरह के कंपाउंड्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, या इसके अलावा जो है अगर आपके पास अल्कोहल्स हों इस तरह और उस अल्कोहल के आसपास जो है आपके पास CH3 ग्रुप जो है वो लगा हुआ हो, तो वो भी फिर पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो आपने इन सब कंपाउंड्स के फॉर्मूले देखने हैं कि आया इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है या नहीं। तो जिनमें इस तरह का स्ट्रक्चर होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसमें नहीं होगा तो वो इस तरह का जो है वो टेस्ट नहीं देगा। उसको सॉल्व करने के लिए भी ऐसा नहीं होता कि आपने जो है याद रखना होता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। सिर्फ आपको जनरल ये पता हो कि किस टाइप के कंपाउंड्स में ये रिएक्शन होता है, तो आप फिर आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट जो ऑप्शन है आपको एसिटेल्डिहाइड दिया हुआ है ए। तो एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखें स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है, मीन्स ये आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। हमसे नॉट गिव के बारे में पूछा है कि कौन जो है वो नहीं देगा, ठीक है। फिर हमने B एसीटोन है, एसीटोन में ये एसिडल्डिहाइड की तरह का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर फर्क आपका क्या आता है कि दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसमें भी देखें कार्बोनाइल के दोनों साइड पे CH3 है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। फिर आपके पास दो ऑप्शंस जो रह गए हैं, एक है 1 प्रोपेनॉल और एक है 2 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मूला लिख लें कि कैसे होगा। प्रोपेनॉल मीन्स 3 कार्बन एटम है, CH3 CH2 CH2। 1 प्रोपेनॉल मीन्स कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास।
ठीक है। और डी में आपके पास 2 प्रोपेनॉल है। 2 प्रोपेनॉल मीन्स कि आपके पास जो है वो सेकंड कार्बन एटम पे OH लगा हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उन्हीं कंपाउंड्स में होगा जहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 या OH के साथ CH3 लगा हुआ हो। तो 1 प्रोपेनॉल में आप देखें, ये जो OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उस पर जस्ट 2 हाइड्रोजन है, मीन CH2 है, और नेक्स्ट उसके साथ जो कार्बन है वो भी CH2 है। जबकि ऑप्शन डी जो 2 प्रोपेनॉल है उसमें देखें, OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है लाइक दिस, उसके साइड में बिल्कुल नेक्स्ट पे आपके पास CH3 इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसी तरह ये भी देगा और ये भी देगा, लेकिन सी जो है वो टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि OH जिस कार्बन पर है लगा हुआ है उसकी विसिनिटी या अड़ोस पड़ोस में CH3 ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आंसर दैट इज सी, दैट इज 1 प्रोपेनॉल। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें आपको दिया हुआ है आइडोफॉर्म के रिएजेंट क्या होते हैं, इसमें ये नहीं दिया कि आइडोफॉर्म के रिएजेंट क्या है, कौन सा जो कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो पहला ऑप्शन एसीटोन, एसीटोन को अभी हमने देख लिया, वो देगा टेस्ट। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड भी टेस्ट देगा। फिर जो है आपसे पूछा है एथेनॉल। अब यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जिस पर आपने गौर करना है। असल में एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल जो है वो सेम चीज है। ये जो कंपाउंड है इसको जब हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसका नाम इथेनॉल है, क्योंकि देखिए 2 कार्बन एटम्स हैं, इथेन और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इथेनॉल, और इसका जो कॉमन नेम है वो एसिटाल्डिहाइड है। तो ये सारे के सारे जो है टेस्ट पॉजिटिव देंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है डी, जो कि 3 पेंटानोन है। तो ये हम देख भी लेते हैं कि 3 पेंटानोन जो है वो क्यों नहीं देगा ये टेस्ट। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। 3 पेंटानोन का फॉर्मूला है इस तरह से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। ठीक है, 5 कार्बन एटम की चेन है जिसपे थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए C डबल बॉन्ड O के दोनों जो विसिनिटी या जो करीब कार्बन है वो दोनों CH2 है, कोई भी CH3 इसके करीब नहीं है, मतलब बिल्कुल जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उस पर CH3 नहीं है बल्कि CH2 लगे हुए हैं। तो इस तरह का जो कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप फॉर्म जितनी भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनका फॉर्मूला लिख के आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा कंपाउंड नहीं देगा। The next question says reduction of carboxylic acid with lithium aluminum hydride results in the formation of, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पूछा है कि अगर उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कर दिया जाए तो वो क्या देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन पे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल्स देंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Which one of the following is not a disaccharide? कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि डायसेक्राइड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स बोलते हैं और उसमें जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो उसको डायसेक्राइड्स बोलते हैं। तो आपके पास पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायसेक्राइड, डायसेक्राइड कौन सा नहीं है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों डायसेक्राइड है, लेकिन गैलेक्टोज डायसेक्राइड नहीं है। इसमें से इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछें डैश इज एग्जाम्पल ऑफ डायसेक्राइड, आपको मुख्तलिफ जो है वो एग्जाम्पल्स दिए हैं और कहें कि इसमें से डायसेक्राइड जो है वो कौन सा है। तो आपको ग्लूकोज दिया है, गैलेक्टोज दिया है, फ्रक्टोज और सुक्रोज। इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये तीनों जो है वो मोनोसेक्राइड्स हैं। सुक्रोज जो है वो डायसेक्राइड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेल पॉलिश रिमूवर इज कंपोज्ड ऑफ,
नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जो लिक्विड बनता है उसमें पूछा है कि उसमें क्या क्या होता है। तो नेल पॉलिश रिमूवर में आपके पास एसीटोन और इथाइल एसीटेट जो है वो मौजूद होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। द इंडस्ट्रियल स्मोक कंटेन्स स्मोक मिक्स्ड विद, स्मोक में जो है क्या चीज होती है स्मोक के साथ मिक्स हुई हुई। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2। The technique which is used to determine the position of carbon atoms in an organic compound is, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसी भी कार्बन जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन मालूम करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है। सो दैट इज ऑप्शन सी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मालूम कर सकते हैं कार्बन स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सिंपल अल्काइल कार्बोकैटाइन इज, अल्काइल कार्बोकैटाइन के बारे में पूछा है कि उनकी स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में है। अब जो अल्काइल कार्बोकैटाइन्स होते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन अमंग द फॉलोइंग। आपको मुख्तलिफ कार्बोकैटाइन्स दिए हैं और पूछा है कि इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो कार्बोकैटाइन्स क्या होते हैं, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, दैट आर कॉल्ड कार्बोकैटाइन्स। अब ये जो फर्स्ट वाला है ये टर्शरी है। टर्शरी कार्बोकैटाइन किसे कहते हैं, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो अगर वो मजीद 3 अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ हो तो वो टर्शरी कहलाता है। फिर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो अगर मजीद वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ हो, जैसे ये वाला है डी में, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटाइन कहलाता है। ये वाला टर्शरी हो गया। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो अगर वो मजीद एक ही कार्बन के साथ अटैच हो। अब इसमें आप कहेंगे कि किस तरह ये एक कार्बन के साथ अटैच है, तो देखिए ये एक कार्बन के साथ अटैच है, मजीद आगे वो और कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। तो इस तरह का कार्बोकैटाइन आपका प्राइमरी कार्बोकैटाइन कहलाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें एक मेथाइल कार्बोकैटाइन, मेथाइल कार्बोकैटाइन में आपके पास CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये मेथाइल कार्बोकैटाइन हो गया। अब स्टेबिलिटी आपने देखनी है तो क्या है कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ये क्या करेंगे कि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जब थोड़ा थोड़ा चार्ज उनको इधर उधर से मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो टर्शरी कार्बोकैटाइन है उसमें 3 इस तरह के ग्रुप हैं, जबकि सेकेंडरी में 2 ऐसे कार्बन हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और प्राइमरी में एक कार्बन है जो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अब देखिए भाई जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उतने ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, जो मींस वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इनके जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो किस तरह से होगा कि टर्शरी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, सेकंड नंबर पे फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लीस्ट स्टेबल जो होंगी वो मिथाइल कार्बोकैटाइन होंगी। ऑप्शंस में अगर हम देखें, पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि मिथाइल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे में कह रहे हैं कि टर्शरी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पर आपने एक और बात पर गौर करना है कि जल्दी में बाज लोग क्या कर देते हैं कि वो निशान ये जो ग्रेटर और लेस देन है उसको नहीं देखते, वो सिर्फ देख लें कि जी पहले टर्शरी लिखा हुआ है फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, तो बस ये ऑप्शन आपका ठीक है। देखिए अगर आप बी और डी पे गौर करें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी टर्शरी लिखा हुआ है, फिर सेकेंडरी लिखा हुआ है, फिर प्राइमरी और फिर मेथाइल, तो ऑर्डर तो सेम है। कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि वो जल्दी में निशान को ना देखें और बी की बजाय डी पे निशान लगा दें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी में जो निशान है वो इस तरह है, इस निशान का मतलब है लेस देन,
इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि टर्शियरी जो है दे आर लेस स्टेबल देन सेकेंडरी विच आर लेस स्टेबल देन प्राइमरी विच आर लेस स्टेबल देन मिथाइल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मिथाइल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला ऑर्डर गलत है। तो आपने इन चीजों को पे गौर करना होता है जब आप अपने एमसीक्यूज आंसर करने हैं कि निशान जो है वो किस तरह से बना हुआ है। सिर्फ ये ना हो कि आप ऑर्डर पे जल्दी जल्दी देख लें और ये गौर ना करें कि ग्रेटर है लिखा हुआ है या लेस देन लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो दूसरा एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किया है इसमें जो आपसे ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो अगर आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो टर्शरी होंगे और ये जो ए पे जो बना हुआ है ये वाला टर्शरी है, तो आप टर्शरी पे निशान लगा दें। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से आपका कंसेप्ट चेक करने की कोशिश की जाती है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है या नहीं। नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें से आपसे ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा है जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। सो दैट इज नाइट्रिक एसिड। असल में आपके पास जो नाइट्रिक एसिड अवेलेबल होता है लैब्स में वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता, उसमें ऑलरेडी पानी मिलाया गया होता है, तकरीबन 30% वाटर होता है, तो ऑलरेडी उसमें वो पानी डला हुआ होता है, तो मजीद वो पानी किसी भी चीज़ से जज्ब नहीं कर सकता, तो इसीलिए इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। टाटारिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम, टाटारिक एसिड जो है वो कहाँ से मिलता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेप्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैटकोल इज, इस क्वेश्चन में कैटकोल के बारे में पूछा है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो कैटकोल, अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या करें कि इन फॉर्मूलों को देखने की बजाय पहले आप कैटकोल का फॉर्मूला लिख लें। उससे फिर क्या होगा कि आपको आंसर को फाइंड आउट करने में आसानी होती है, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा गलत है। कैटकोल में क्या होता है कि दो जो OH ग्रुप है वो बेंजीन पे लगे होते हैं और वो भी ऑर्थो पोजीशन मींस 1 और 2 पोजीशन पे लगे होते हैं। अब ये कैटकोल है। अब जब एक दफा आपने अपने पास फॉर्मूला लिख लिया है फिर आप ऑप्शन को देखें कि ऑप्शन आपके पास क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है C6H5OHNO2, ये गलत, NO2 तो नहीं है फॉर्मूले में, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में C6H5OH2, तो ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक मिस्टेक है, C6H5 जो है इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये H5 नहीं होगा, ये C6H4 होगा। क्यों C6H4 होगा, देखिए बेंजीन पर बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है, इसमें हर एक पोजीशन पर आपके पास एक एक जो है वो हाइड्रोजन होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है C6H6 होता है। अब जब यहाँ पर हमने दो OH लगाए तो वो दो H कहाँ से लगाए, हमने दो H जो है वो रिप्लेस कर दिए, दो H रिप्लेस कर दिए तो उसकी जगह दो OH लगा दिए, तो पीछे कितने हाइड्रोजन रह गए, 1 2 3 4, तो इसका फॉर्मूला C6H4 होगा और साथ में OH2, तो सही आंसर जो है दैट इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल प्रोटीन। इसमें से सिंपल प्रोटीन जो है वो कौन सा है। सिंपल हिस्टोन इज अ सिंपल प्रोटीन। Catalytic oxidation of benzene takes place in the presence of dash as a catalyst. बेंजीन रिंग की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें क्या चीज डालते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो बेंजीन के ऑक्सीडेशन में हमेशा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज्ड होता है एज अ कैटलिस्ट। Which one of the following is an acid catalyzed reaction? आपको मुख्तलिफ रिएक्शन दिए हैं कि इसमें से जो है एसिड कैटलाइज्ड कौन सा है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड, कंडेंसेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड और हेलोफॉर्म। तो इनमें से ये बाकी जो सारे हैं वो बेस कैटलाइज्ड है। हेलोफॉर्म जो है दैट इज मेनली एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन।